Hello everyone. So today we'll study various types of cardiovascular drugs and their mechanism. We are going to basically discuss the mechanism of various types of drugs involved for heart disease. सो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ड्रग्स नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ब्रॉडली हर एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे. सो जो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स होते हैं उसमें मेनली 6 to 7 कैटेगरीज होती है. मतलब क्लासिफिकेशन की अगर देखें हम तो 7 कैटेगरीज होती है. द फर्स्ट वन इज़ एंटी एंजाइनल ड्रग्स. द सेकेंड वन इज़ डाययूरेटिक्स. थर्ड आ जाती है फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. देन फोर्थ वन इज़ एंटी एरिथमिक ड्रग्स. फिफ्थ इज़ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स. And sixth one is coagulants and anticoagulants. And seventh one is drugs used in congestive heart failure. So एक एक करके इसके अंदर भी काफ़ी सारी क्लासिफिकेशंस होती है एंड क्लासेस होती है. एक एक करके हम सबको एक एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी लेंगे और उसके अंदर जो होगा उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ एंटी एंजाइनल ड्रग्स. अब अगर हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स देखें तो उसके अंदर भी हमें ब्रॉडली 2 कैटेगरीज मिलती है. द फर्स्ट वन इज़ वैसोडाइलेटर्स एंड द सेकेंड वन इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. सो ये दोनों कैटेगरी में मेनली हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्लासिफाइड होती है. एंड देन हर एक कैटेगरी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स आती है. तो पहले हम आज की इस वीडियो में एंटी एंजाइनल ड्रग्स की जो दोनों कैटेगरीज है दोनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिस्कस करेंगे. So the first one is vasodilators. Vasodilators एंटी एंजाइनल में भी आएंगे फिर एंटी हाइपरटेंसिव में भी आएंगे. एक्शन सेम रहेगा. अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एंटी एंजाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जो भी वैसोडाइलेटर ड्रग्स होंगी उनके अंदर नाइट्रेट्स होगा ही होगा. मतलब नाइट्रेट्स ग्रुप बेसिकली वैसोडाइलेटर्स के अंदर ही होता है. तो फिर वैसोडाइलेटर्स के पास नाइट्रेट्स है इसलिए फर्स्ट है वैसोडाइलेटर्स कंटेन नाइट्रेट्स. दीज नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड टू नाइट्रिक ऑक्साइड. अब ये जो नाइट्रेट्स होगा वैसोडाइलेटर्स के अंदर वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्वानिलिल साइक्लेज एक्टिवेशन. तो ग्वानिलिल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा. क्यों? नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण. देन द फोर्थ स्टेप विल बी जब ये एक्टिवेट होगा ये CGMP की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देगा. CGMP का बेसिकली 2 एक्शन होता है. सबसे पहले CGMP क्या करता है, PKG जो प्रोटीन काइनेज है PKG उसका डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा. सेकेंड ये क्या करेगा कि कैल्शियम की एंट्री को कम कर देगा. मतलब कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स होता है उसको भी रिड्यूस कर देगा. कैल्शियम का इन्फ्लक्स रिड्यूस हुआ तो अपने आप कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो ही जाएगा क्योंकि कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए. प्लस ये जो PKG प्रोटीन काइनेज का जो डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है उसके कारण मायोसिन और एक्टिन का एक्टिवेशन रुक जाएगा. जब मायोसिन का एक्टिवेशन रुक जाएगा तो रिलैक्सेशन होगा या फिर वैसोडाइलेशन जिसे हम कहते हैं. तो वैसोडाइलेशन होगा और वैसोडाइलेटर इफेक्ट शो होगा. और जैसे ही वैसोडाइलेशन होगा वैसे ही एंटी एंजाइनल इफेक्ट्स आ जाएगा. ठीक है. तो ये मैकेनिज्म था वैसोडाइलेटर्स का. अब इसी को हम पैराग्राफ में बना के ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं. फ्लो चार्ट से क्या होता है समझना इजी हो जाता है. तो इसी को अगर पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दे तो हमारा आंसर बन जाएगा कि कैसे वैसोडाइलेटर्स अपना मतलब एक्शन शो करता है. द नेक्स्ट वन इज नाउ मैकेनिज्म ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से नाम से समझ में आ रहा है कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे. तो सबसे पहले जानते होता क्या है. हमारे जो कार्डियोवास्कुलर मतलब अगर हम देखें मसल्स में तो वहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं. और ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं वो कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स कराते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और फिर जब ये कैल्शियम आयन मतलब इन्फ्लक्स होगा तो ये क्या करता है हमारे सेल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको एक्टिवेट करेगा और कैल्शियम चैनल मतलब कैल्शियम आयंस को प्रोड्यूस करेगा.
तो मतलब इससे क्या होता है, जो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है सेल के अंदर, और फिर यही कैल्शियम आयन्स रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, हार्ट वर्कलोड इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी। बट जब हम ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो कैल्शियम चैनल है वो तो ब्लॉक हो गया, तो कैल्शियम आयन की जो इन्फ्लक्स हो रही थी वो भी रुक जाती है। जब कैल्शियम आयन की इन्फ्लक्स रुक जाएगी तो फिर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा। जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो उसके इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाएंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्शन या फिर ऑक्सीजन की डिमांड थी, ये सारी चीज़ें जो बढ़ रही थी, जो इंक्रीज़ हो रही थी, दे विल नाउ स्टार्ट डिक्रीजिंग। जैसे ये डिक्रीज़ होगा एंटी एंजाइनल इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज थी एंटी एंजाइनल ड्रग्स की, और ये दोनों ब्रॉडली अगर डिस्कस करें तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। थैंक यू। एंड नेक्स्ट अब हम इसके बाद जब भी डिस्कस करेंगे तब हम डाययूरेटिक्स डिस्कस करेंगे।